गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। 7th क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम अब आ रही यस मैम आ है। रही है। ओके बेटा, चलिए। हमारा हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। भाषा क्या चीज़ होती है? भाषा होती है कि जो हमारे मन के अंदर जो विचार होती हैं, हमारी जो भावना होती हैं, वो भावना और विचार हम जब दूसरों को बताते हैं तो बताने के लिए जिस माध्यम का तरीके या जिस तरीके का यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, है ना, या जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि मेरे मन में अगर कोई बात है और जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आपको मुझे भाषा समझानी है, तो मैं अब मेरे अंदर जितना ज्ञान है वो मेरे को आपको देना है, तो देने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, जो तरीके का यूज़ कर रही हूँ, वो होती है हमारी भाषा। जैसे मैं आपको बोल कर बता रही हूँ, सामने यहाँ लिख के बताऊंगी, तो जो बोलकर और लिख कर के बताया जाता है, अपने भावों को प्रकट किया जाता है, वो हमारी भाषा कहलाती है। क्लियर? आ गया समझ में ये? अब देखिए, यस मैम। भाषा और व्याकरण। फिर हमारा आता है कि व्याकरण में भाषा का मतलब क्या जरूरत है व्याकरण की, वो टॉपिक आता है। अब देखिए, आपकी बुक का फर्स्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 5। ठीक है, चलिए। राजेश तथा सोहन दूरदर्शन पर समाचार सुन रहे हैं। जैसे ही समाचार वाचिका ने, वाचिका का मतलब कौन होता है? समाचार बोलने वाली। जो अगर पुरुष होगा तो वाचक आएगा, और अगर वो स्त्री होगी तो वाचिका, यानी उसको बोलने वाली। राजेश और सोहन दूरदर्शन पर समाचार सुन रहे हैं। जैसे ही समाचार वाचिका ने कहा कि श्रीलंका में चल रहे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही रोमांचक मैच से हरा दिया, राजेश खुशी से उछल पड़ा। समाचार वाचिका ने बोल करके कुछ कहा और सुनने वाला उसे तुरंत समझ गया। यानी कि ये बात आपको कैसे पता चली? वाचिका के बोलने से। अगर वाचिका बोलती नहीं तो हमें पता नहीं चलता। और उसने वो उछला कब? जब उसने सुना। यानी एक चीज हो गई हमारी बोलना, और दूसरी चीज हो गई सुनकर समझना। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात करता है तो सुनने वाला उसको सुनकर समझ लेता है। यानी अपने मन के विचारों को हम जो व्यक्त करते हैं तो बोलकर करते हैं, और उन व्यक्त जो विचार हैं उनको समझने वाला सुन करके समझ लेता है। सोहन इंदौर के सिक्का स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने अंकों का विवरण लिखा। विवरण का मतलब होता है डिटेल्स, जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत विस्तार से कोई चीज लिखना विवरण कहलाता है। दादाजी ने आयुष का पत्र पढ़ा और राजेश की बात समझ ली। यानी पत्र के माध्यम से उसे सारी जानकारी मिली, और उस जानकारी को उन्होंने पढ़ करके समझ लिया। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों, दो चीज आ गई, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना, या दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे सुनकर या पढ़कर समझ लेना ही भाषा कहलाती है। आ गया समझ में ये बात? अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या है, तो भाषा एक साधन है। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम किस साधन का यूज करते हैं? स्कूल जाना है तो हम साधन का यूज करते हैं। किस साधन का? या तो आप कार से आएंगे, या साइकिल से आएंगे, या पैदल आएंगे, या आप आपकी बाइक से आएंगे। तो ये हमारा वहां तक, वहां से यहाँ तक पहुंचने का एक साधन हो गया। तो वो साधन तो हमारा यातायात का साधन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक साधन कैसा है? यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर
और लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर के समझता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। है ना? यानी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस तरीके का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये होती है हमारी भाषा की परिभाषा। ये लिख रखा है, कॉपी में नोट डाउन कर रखा है सारा अपन ने। जिन्होंने नहीं किया, लेट एडमिशन है, तो प्लीज वो अपना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो हमने ये सीखा भाषा की परिभाषा। अब होता है भाषा के रूप। अब भाषा किस किस तरह से देख सकते हैं, हम अपने विचारों को किसके माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा तथा उपयुक्त उदाहरण के आधार पर इसके दो रूप माने गए हैं। दो रूप माने गए हैं इसमें। देखो दो रूप कौन कौन से हमारे, एक तो हम बोलते हैं मौखिक भाषा और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। लेकिन इसका एक तीसरा रूप भी है, वो होता है हमारा सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक का मतलब इशारों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन आपके बुक में यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया गया है, मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज और लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। यानी कि कोई चीज को आप या तो बोलकर या लिखकर दो तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर का आता है हमारा यस मैम। मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नाटक, बातचीत, भाषण आदि में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, वो मौखिक भाषा है। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, वो भाषण दे रहा है, टीचर है क्लास में आपको जो पढ़ा रही है, तो ये उनका कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। क्योंकि अभी मैंने कुछ लिख के नहीं बताया आपको, जो लिखा हुआ है वो बोल करके सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये हमारी हो जाती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए फिर हमारा सेकंड नंबर पर आता है लिखित भाषा। मौखिक यानी बोलना और लिखित यानी मतलब लिखना। सिंपल से समझ में आना है कि जब हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो दूसरे के विचारों को पढ़कर समझ लेते हैं, तो उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। आप जो ये अभी लिखा हुआ है ना, वो आपको रीड कर रही हो तो ये लिखित भाषा हो गई। ये वाली भाषा लिखित है और जो मैं बोल रही हूँ वो मौखिक है। दो सिंपल सी बात। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, या कोई कहानी उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्लास आ गई। ओके, अभी इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भाषा का महत्व। यहीं तक कंप्लीट करवाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हमारा ओके बेटा, ओके, भाषा के माध्यम से ही हमारा समुचित विकास होता है। भाषा वास्तव में विकास की एक सीढ़ी है, यानी आगे बढ़ने का तरीका है। भाषा ही मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान की धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ता है। हजारों वर्ष पहले हमारे देश में साहित्य, कला, ज्योतिष, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो प्रगति है उसका वर्णन हमें भाषा से ही मिलता है। तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं भाषा का महत्व। भाषा के माध्यम से हमारा समुचित विकास होता है। अगर भाषा नहीं होती तो हमारा विकास भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बोलने से ही सीखते हैं, सुनने से ही सीखते हैं। जैसे अभी आपको जो ज्ञान मिल रहा है, क्लासेस आपको मिल रही है, वो किससे मिल रही है? आप उसको सुन रहे हैं, आपको यहाँ समझाया जा रहा है, वो आप समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा, अगर भाषा नहीं होती तो मैं आपको किस भाषा में अपनी बात समझा पाती? तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा के माध्यम से हमारा समुचित विकास होता है। भाषा वास्तव में विकास की एक सीढ़ी है। सीढ़ी का मतलब होता है, सीढ़ी का काम क्या होता है? ऊपर चढ़ना, यानी कि आप चढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो भाषा, ये काम कौन कर रहा है? हमारी भाषा कर रही है। भाषा से ही मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान की
और को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ता है। यानी कि जो आज हमको ज्ञान मिला है वो ज्ञान आपको, जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसको कैसे के माध्यम से मिलेगा? भाषा के माध्यम से। क्योंकि हम अपना ज्ञान किसके द्वारा संचित करेंगे? इन जो भी हमें ज्ञान है या तो उसको लिख कर रखेंगे, तो बाद वाली आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ करके उस ज्ञान को अर्जित कर सकती है। हजारों वर्ष पहले हमारे देश में साहित्य, कला और ज्योतिष, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो प्रगति है उसका वर्णन हमें भाषा से ही मिलता है। देखिए, अब हम जब अपने पुराण पढ़ते हैं तभी तो हमें पता चलता कि रामायण जैसी कोई चीज़ थी, महाभारत चीज़ थी, है ना। वो किसमें? कि जो पुराने ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान को कहाँ संचित किया? अपने पुराणों में। तो उसके माध्यम से हमें ये सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। गणित का, भूगोल का, विज्ञान का, इन सारे ही विषयों का ज्ञान हमें भाषा के कारण होता है। विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ भी भाषा से ही सुरक्षित हैं। अतः भाषा विश्व की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी मानी जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बोली। अब आता है कि भाषा तो समझ में आ गया, अब ये बोली क्या चीज़ है? बोली क्या होती है? भाषा तो एक माध्यम हो सबका बोलने का। जैसे कि मान लीजिए पशु पक्षी, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। आपने देखा होगा जब दोनों चिड़ियाँ आपस में ची 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 करती है तो वो भी क्या करती है? अपनी भाषा में अपने मन के भावों को बताती हैं। लेकिन उसको समझता कौन है? जो उस प्रजाति की चिड़िया होंगी वही उस चीज़ को समझ पाएगा। जितने भी हमारे जो पशु पक्षी हैं वो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा होती है, हमारी अपनी भाषा होती है। ठीक है। अब आता है बोली। बोली का मतलब होता है भाषा के कौन कौन से, जैसे होते हैं ना, भाषा का आश्रय स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से है। यानी कि उस क्षेत्र में या उस स्थान में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। बोली का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है। स्थानीय स्तर पर मतलब उस स्थान पर जहाँ वहाँ आसपास के लोग रहते हैं और एक सीमित दायरे में रहते हैं, बहुत छोटे दायरे में एक सी बोली बोली जाती है। जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी सब दूर दूर तक भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन बोली का जो प्रयोग होता है वो एक सीमित दायरे में किया जाता है। साहित्य रचना में बोली का प्रयोग नहीं होता, यानी जो हमारा साहित्य लिखा जाता है उसमें वो किसी पर्टिकुलर भाषा में नहीं होता है, बल्कि उसका प्रयोग केवल भाषा में होता है, बोली के रूप में नहीं होता। बोली का क्षेत्र इसलिए सीमित होता है और इसका अपना कोई लिखित साहित्य भी नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें भाषा में हमारे कौन कौन से होते हैं? कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, हरियाणवी, अवध, ब्रज, कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली आदि हिंदी की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ये सारी बोलियां हैं आपकी। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, जिसको समझने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मातृभाषा। देखिए मातृभाषा का मतलब क्या होता है? यानी कि हमने तीन चीज़ सीखी। पहले भाषा, भाषा किसे कहते हैं? सेकंड आया था हमारा बोली। अब थर्ड नंबर का आ रहा है हमारा मातृभाषा। परिवार में बच्चा वही भाषा सबसे पहले सीखता है जो उसकी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं, क्योंकि शिशु सबसे पहले जिस भाषा को सुनता है उसी को ग्रहण करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे सीख जाता है। यही मातृभाषा कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी बच्चा जन्म के बाद में जब अपने परिवार के साथ में रहता है तो उन परिवार वाले जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए हमारे परिवार, आपके परिवार में हिंदी बोलते हैं, वो जो छोटा से छोटा बच्चा भी होगा वो हिंदी बोलना सीखेगा। ठीक है। अगर आपके परिवार में पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है, शब्दों का इस्तेमाल होता है, या आपकी सिंधी भाषा बोली जाती है, तो वो छोटा बच्चा भी उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी, है ना। हम अगर दूसरी भाषा सीखेंगे, मान लीजिए अब मैं चाहूँ कि गुजराती भाषा सीखूँ, तो गुजराती भाषा सीखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर छोटा बच्चा उस परिवार में है, गुजराती परिवार में है, तो वो छोटेपन से ही उस जब गुजराती माहौल में रहेगा तो उस भाषा को वो आसानी से सीख सकता है। क्लियर? तो इसलिए जो उनकी जो भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। यानी अपने
माँ के द्वारा सीखी गई जो भाषा होती है वो हमारी मातृभाषा कहलाएगी। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर के में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब ये राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, इसके अंतर्गत देखिए, देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग आपसी वार्तालाप के दौरान करते हैं। कौन करते हैं? देश के अधिकांश निवासी, यानी उस देश में रहने वाले ज़्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग वार्तालाप यानी बोलचाल के लिए के दौरान करते हैं उसे हम उसकी राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी हमारे यहाँ ज़्यादातर किसका, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा का। तो राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? हमारी हिंदी। ठीक है। ठीक उसी तरह से अब देखिए दोनों में फर्क है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब हमने सीखा अभी कि देश के अधिकांश लोग बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो तो होती है राष्ट्रभाषा। तो हम हमारे जो भारत देश में ज़्यादातर कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी। तो इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। ठीक उसी के आगे है, जिस तरह से सरकारी, उसी तरह से सरकारी कार्यालयों या देश के अन्य कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। यानी जितने भी सरकारी कार्य जिस भाषा में होंगे, वो सरकारी कार्य में जिस भाषा में होंगे वही वहाँ देश की राजभाषा कहलाएगी। यानी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिस भाषा में होंगे वो हमारी राजभाषा के अंतर्गत आता है। जैसे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप आज भी जाएंगे तो जितने भी सरकारी कार्य किए जाते हैं वो कौन सी भाषा में किए जाते हैं? हमारा हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसीलिए ही इसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का उपाधि प्राप्त है। जैसे भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने के कारण, यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोलने के कारण 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी नियम, कुछ नियम जो बनते हैं ना उनको नंबर डाला जाता है। तो उस अनुच्छेद के अंतर्गत 343 के तहत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ और यही हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। क्लियर हो गया? यानी कि जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा भी है और हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए कि इस देश में रहने वाले ज़्यादातर लोग किसका प्रयोग करते हैं? राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। और हमारे जितने भी सरकारी कार्यालयों में जो कार्य किए जाते हैं वो भी इसी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए हम राजभाषा भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब लास्ट एक और देख लीजिए, कंप्लीट करवा देती हूँ चैप्टर आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिपि। अब लिपि क्या चीज़ है? हमने पढ़ा भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है लिपि। लिपि का अगर बहुत सरल शब्दों में आपको अर्थ बताऊं तो लिपि का अर्थ हो जाता है ढंग या तरीका। ढंग या तरीका। अब देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य ने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। अब क्या है ये? इन चिन्हों का व्यवस्थित क्रम को ही लिपि कहा जाता है। कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। कोई भी आप काम करते हो ना, छोटा मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो यानी कि किसी चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए जो उसका व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित रूप होता है, वो लिपि कहलाता है, वो ढंग कहलाता है, वो तरीका कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें हिंदी भाषा पढ़नी है, सीख रहे हैं, है ना, तो हम हिंदी भाषा में जब छोटे नर्सरी क्लास में आते हैं तो हम सबसे पहले क ख ग और अ आ इ ई पढ़ते हैं। ठीक है, यही पढ़ते हैं हम, क ख ग पढ़ेंगे या अ आ यानी स्वर व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कब पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें हिंदी भाषा सीखनी है, उसको लिखने का पढ़ने का तरीका सीखना है, इसलिए हमको सबसे पहले ये सीखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो क्या हम ABCD पढ़ते हैं या क ख ग पढ़ते हैं? तब हम क्या पढ़ते हैं? ABCD। तो उस समय हमको ABCD पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? यही होता है, ठीक है। क्यों कि यहाँ पे हमारे को हिंदी भाषा पढ़ने और बोलने का ढंग सिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमको इंग्लिश भाषा पढ़ने और बोलने का ढंग सिखाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। दूसरी बात, जैसे यानी गुजराती सीखेंगे तो उसकी अलग लिपि होगी, है ना, और उर्दू सीखेंगे तो उसकी अलग फारसी लिपि होगी, अंग्रेजी सीखेंगे तो उसकी रोमन लिपि होगी, हिंदी भाषा सीखेंगे तो उसकी देवनागरी लिपि है। तो इस तरह से भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं, ठीक है, जैसे मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं। आप देखिए 5 भाषाएं ऐसी हैं जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी। कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं वो? हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती और जापानी। ये सारी जो है उनकी तो है लिपि संस्कृत, ठीक है। इन 5 की है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी। लेकिन पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरमुखी, ठीक है। और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी कहलाएगी और अंग्रेजी भाषा की लिपि वो रोमन कहलाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी लिखने का जो ढंग है वो लिपि कहलाती है और यहाँ पे सभी भाषाओं की लिपि बताई गई है। तमिल भाषा की लिपि तमिल, तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु और मलयालम भाषा की लिपि से हुआ है, उसे ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। यहाँ पे तमिल और तेलुगु, मलयालम इन तीनों भाषाओं की लिपि के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें कि लिपि क्या चीज़ है, तो भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग ही लिपि है। यानी कि भाषा को आपके जो मुंह से साउंड हो रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो उस साउंड को से जो आवाज़ निकल रही है उन ध्वनि का जो लिखित रूप होगा वो हमारी लिपि कहलाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा व्याकरण। अब देखिए आपकी जो हिंदी की बुक है, मंथन बुक है, इसके अलावा भी हमारी एक बुक है व्याकरण। क्या जरूरत होती है हमें व्याकरण की? सबको पता है कि व्याकरण के द्वारा हम क्या होते हैं, हमें ज्ञान होता है भाषा का। जो आपकी भाषा है हिंदी के बारे में आपको सारा ज्ञान किसके द्वारा मिलते हैं? हम ठीक से पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना किसके माध्यम से सीखते हैं? व्याकरण के माध्यम से। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमें जो भाषा है उसका शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध जानकारी नहीं होगी। अब व्याकरण के अंतर्गत जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण। क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मैंने अभी समझाया था कि सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं और वर्ण में हमारा सबसे पहले आता है स्वर और सेकंड नंबर पे आता है हमारा व्यंजन। 2 चीज़ें आती है, स्वर और व्यंजन, और उसको बाद में वर्णमाला, है ना। व्यंजनों की क्या होती है? वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला क्या है? इसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो रूप होता है वो वर्णमाला कहलाती है। तो यानी कि व्याकरण के अंतर्गत पूरी व्याकरण किस पर आधारित है? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो भी आपकी व्याकरण है, चाहे आपकी क्लास कोई सी भी रही हो, है ना, कोई सी भी क्लास रहेगी, 1st क्लास, 2nd क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास,
12th क्लास, लेकिन जो हमारी व्याकरण है इन 3 भागों में ही डिवाइड है। पूरी व्याकरण की बुक इसी पर डिवाइड रहता है। क्या है हमारा? सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत आता है वर्णों के विचारों के बारे में जानकारी, यानी वर्णों का स्वरूप, वर्णों के भेद, ये सारी जानकारी हमें वर्ण विचार के अंतर्गत दी जाती है कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, वर्ण क्या चीज़ है, वर्णमाला क्या चीज़ है, कैसे शब्दों को कैसे बोला जाता है, क वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन से आते हैं, ट वर्ग में कौन से आते हैं, अयोग वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, ये सारी बातों की जानकारी जो मिलती है वो हमें वर्ण विचार के अंतर्गत मिलती है। क्लियर हो गया? इसी में सेकंड जो आता है हमारा आता है शब्द विचार। अब शब्द विचार में क्या है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति, मतलब शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, ये सारी बातों की जानकारी हमें शब्द विचार के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है। फिर इसके अंदर शब्द विचार के अंदर अगर प्रयोग के आधार पर डिवाइड करेंगे, अर्थ के आधार पर डिवाइड करेंगे, फिर विकारी अविकारी शब्द जाएंगे, फिर उसके अंदर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारा, मतलब ये सारी चीजें जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो शब्द विचार के अंतर्गत आता है। इसी में थर्ड नंबर का जो आता है हमारा वाक्य विचार। सबसे पहले हमने शब्द सीखे, वर्ण सीखे, वर्ण के बाद शब्द सीखे और शब्दों के मेल से ही क्या सीखा हमने? वाक्य बनाना। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, वाक्यों के बनावट, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्ह, इन सब का ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है? वाक्य विचार के माध्यम से। ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो किसकी जरूरत होती है? भाषा की। तभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाषा हमारा एक सभ्यता को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, हमारी एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? आप इंग्लिश में पढ़ते हो लिटरेचर, हिंदी में उसी को हम साहित्य कहते हैं। ठीक है। अब साहित्य क्या है? साहित्य के प्राचीन साहित्य समय में ही विद्वानों और ज्ञानियों ने अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं, अपने जो ज्ञान होते हैं, उन ज्ञान की बातों को लिख करके आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित रख दिया जाता है और ये जो संचित कोश होता है वही साहित्य कहलाता है। क्लियर? जो पुराने वैज्ञानिक हैं, हमारे ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपने ज्ञान को अपने ज्ञान कोश को संचित करके इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं। उस जिसमें इकट्ठा करके रखते हैं ना, वही ज्ञान कोश, संचित ज्ञान कोश हमारा साहित्य कहलाता है। जैसे अब रामायण से हमें पता चला कि राम था, लक्ष्मण था, या उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने 14 साल का वनवास ग्रहण किया, ये सारी जानकारी किससे हुई? हमें रामायण से। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। तो अगर वो लिखते नहीं, लिखित रूप भाषा का नहीं देता और हम उसको पढ़ते नहीं, तो हमारे को इन सब चीज़ों का अनुभव या जानकारी नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे, किस किस ने महाभारत का युद्ध किया, इन सब बातों की जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। इसके अलावा गीता का क्या सार है, गीता हमें क्या सिखाती है, क्या ज्ञान देती है, वो सारा, और इसके अलावा जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो सब हमें क्या जानकारी देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को साहित्य के माध्यम से पता चलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, किसी भी भाषा के ज्ञान कोश के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अब साहित्य की विधाएं देखो, पढ़ लो। विधाएं क्या चीज होती हैं? कि रचना के आधार पर साहित्य की 2 विधाएं मानी गई हैं, एक पद्य और एक गद्य। अब पद्य के अंतर्गत क्या आता है? जैसे आप पढ़ते हो, कबीरदास जी के दोहे आ गए आपके चैप्टर में, कोई कविता आ गई है, कोई सोठा या छंद आ गए, कोई गीत आ गया। तो ये सारी जो गेय होते हैं, गेय मतलब गाने योग्य, जिनको हम गा करके सुना सकते हैं, वो हमारा आता है पद्य। साहित्य की पहली विधा के अंतर्गत, यानी पद्य। जितने भी आपने रामायण महाभारत में दोहे, चौपाई, सोठा पढ़ते हैं, ये गेय है, यानी गाने योग्य है। तो इन्हें हम बोलते हैं
साहित्य की पहली विधा यानी गद्य की विधा, ठीक है। और इसी में जब सेकंड आता है, इसके अंदर पत्र, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र और नाटक, ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक निबंध की तरह पढ़ते हो या कहानी पढ़ते हो आपके चैप्टर में, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी गद्य कहलाती हैं। तो ये साहित्य की दूसरी विधा है, ठीक है। तो 2 विधाएं हमने सीखी साहित्य की, पहला गद्य और दूसरा पद्य। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आगे इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड का और है, सॉरी। देखिए इसी में लास्ट में जो बताया जाता है याद कीजिए। यहाँ पे हमें ये पता चलता है इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, वो बहुत शॉर्ट में आपको बताया जाता है। यहाँ पर भाषा के द्वारा अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर, सुनकर और लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा जो स्थानीय रूप से बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, और माता पिता और अपने परिवार द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। और साहित्य किसी भी ज्ञान का जो भाषा का जो संचित कोश होता है वो हमारा साहित्य के अंतर्गत आता है। और इसके साथ में भी साहित्य की 2 विधाएं बताई गई हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ओके। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा।